right? So we are starting with this third experimentation in which we will be looking at creating a file upload with a simple validation. हम केवल ये तीन किस्म के फाइल्स ही अलाउ करेंगे, JPG, GIF and PNG. So let us see how the tier 1 programming of JavaScript can allow me only some type of files to get uploaded. This kind of an application is very useful and is practically seen on Facebook or on LinkedIn. So let's see. डॉक्यूमेंट मतलब आपका कंप्लीट वेब पेज. डॉट फॉर्म्स का मतलब हुआ कि जितने फॉर्म्स आपके वेब पेज में हैं उसमें से आप वो फॉर्म चूज करना चाहते हैं जिसका नाम है माई फॉर्म. माई फॉर्म जो HTML कोड में किया गया होगा, जो आपके सामने अभी नहीं है. दिस इज द एंटायर कोड विच इज देयर, जो हम लॉजिकली पहले समझेंगे और फिर उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे HTML के साथ. हमारे वर्कस्पेस में HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड दोनों साथ में दिया हुआ है, लेकिन लॉजिकल पार्ट जो कोड का है वो पहले समझिए. ओके, सो HTML में जो आपका कंप्लीट फॉर्म है उसमें से माई फॉर्म पर जाकर इनपुट टाइप फाइल जो है वो आपने पिक किया. डॉट वैल्यू indicates that you are picking up the file name and bringing it in the variable file name. So effectively जो फाइल आपने चूज की होगी, मान लेते हैं कि आपने जो फाइल सेलेक्ट की है कंप्यूटर सिस्टम में वो ये है abc docx, एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है. ये सारा नाम abc.docx चले गया आपके वेरिएबल फाइल नेम में. So right now file name holds this string abc.docx. अब जरा ये सोचते हैं कि अगर मेरे फाइल नेम वेरिएबल में ये वेरिएबल तो आ चुका है called abc.docx. Now the point to think is I will have to segregate abc जो फाइल का नाम है एंड docx जो उसका एक्सटेंशन है, ये मुझे दोनों अलग अलग करने हैं. अब वो कैसे किया जाए? लेट्स हैव अ लुक. फाइल नेम डॉट लेंथ, मुझे इस फाइल का अगर लेंथ फाइंड करना है तो इट विल बी 3 कैरेक्टर्स फॉर abc, 4 कैरेक्टर्स फॉर docx. डॉट को भी प्लीज गिनिए. तो इस फाइल का टोटल लेंथ 8 हो गया. देयर आर 8 कैरेक्टर्स इन दिस फाइल. फाइल नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ is going to find the last index of dot. इंडेक्सिंग हमेशा शुरू 0 से होती है. 0 1 2 इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो डॉट का इंडेक्स 3 पर आता है. देयरफॉर लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट 3 पर आएगा. सवाल आपके आ ही चुका होगा आपके माइंड में कि रॉकी सर आपने इंडेक्स ऑफ क्यों नहीं यूज किया, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्यों यूज किया? अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो आप इंटेलिजेंट हो. क्या होता है दोस्तों कि अगर आप विंडोज में फाइल नेमिंग कन्वेंशंस देखें तो यू कैन ऑलवेज डिफाइन फाइल्स लाइक दिस abc डॉट def डॉट आपका एक्सटेंशन. आपके फाइल में कितने भी डॉट्स आ सकते हैं. सो जो लास्ट डॉट होगा उसके बाद ही हमारा एक्सटेंशन आ सकता है. जो लास्ट डॉट होगा उसके बाद ही हमारा एक्सटेंशन आ सकता है. डॉट्स आर अलाउड. एग्जाम्पल रॉकी सर डॉट wt notes dot docx. This is a valid finding. Therefore, last index of will help me to figure out index of this particular dot. Okay, that's the reason I've used last index of, because I do not know what kind of file name you could probably give. We cannot say what kind of file name probably you could give. Therefore, now moving on to the next step, last equal to last plus 1 मीन्स जो भी इंडेक्स पोजीशन पर डॉट है उसको अगर आप +1 करोगे तो आप docx के डी पर आ जाओगे. आई होप इसकी इंपॉर्टेंस को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, बिकॉज docx का डी जिस इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा है वहां से आपका एक्सटेंशन शुरू होता है दोस्तों, वहां से आपका एक्सटेंशन शुरू होता है. देयरफॉर
लास्ट वन वेरिएबल 4 होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट छोटी चीज देखें तो हम रियलाइज करेंगे कि हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया गया है। सबस्ट्रिंग फंक्शन में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है स्टार्ट कहाँ से करना है। सबस्ट्रिंग का मतलब होता है एक बड़े स्ट्रिंग abc डॉट डॉकेट से बड़े स्ट्रिंग में से एक छोटा हिस्सा बाहर निकालना। सो लास्ट वन इज 4 कॉमा लेंथ इज 8। अच्छा, तो आपको इंडेक्स 4 से इंडेक्स 8 तक जाना है। जी बिल्कुल, फिर वो तो एंड तक पहुंच गया रॉकी सर। आप बिल्कुल एंड तक ही तो जाना है ना। डॉकेक्स पूरा पढ़ लोगे फिर आप, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। रिमेंबर, जो भी एंड इंडेक्स आप स्पेसिफाई करते हो ये एंड इंडेक्स है। जो भी एंड इंडेक्स आप स्पेसिफाई करते हो उस एंड इंडेक्स -1 तक सब स्ट्रिंग काम करता है। जो भी एंड इंडेक्स स्पेसिफाई करते हो उस एंड इंडेक्स -1 पर तक वो जाता है। सो 8 - 1 7 हुआ, तो उसके लिए 4 5 6 7 ये कहाँ आ गया, एक्सटेंशन में आ गया। अच्छा, तो एक्सटेंशन इज राइट नाउ होल्डिंग डॉक्स। परफेक्ट, DOCX वो उसमें पड़ा हुआ है। सो इफ extension is holding docx, then I'm very sure that you will agree now। अब तो सिंपल सा if लॉजिक है, हमने फाइल का एक्सटेंशन निकाल दिया है। if extension is jpeg, no, docx is not jpeg, or logical or jpeg, jpeg, because both are valid in windows। jpg is also valid, jpeg is also valid। or extension is gif, no। or extension is png, no। कुछ भी नहीं है, डॉकेट चारों से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब इफ फेल हो गया, गाड़ी एल्स पे पहुंची, आपने अलर्ट थ्रो किया और रिटर्न फॉल्स किया। ओके सर, ये फॉल्स किसको रिटर्न हो रहा है बताऊंगा आपको। ऑब्वियसली जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है फॉल्स उसी के पास जा रहा होगा। अब जब हम वर्क स्पेस देखेंगे तब हम देखेंगे फंक्शन कॉल कौन कर रहा है और फॉल्स किसके पास जा रहा है। वैसे वर्सा, अगर आपका फाइल इन चारों एक्सटेंशन में से कोई एक एक्सटेंशन हुआ, बाय द वे जेपेग, जिफ एंड पीएनजी आर वैलिड इमेज एक्सटेंशंस, तो आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू। एंड ट्रू इन समरी, ट्रू मीन्स कि मैं फाइल को अपलोड होने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। एंड फॉल्स मीन्स मैं फाइल को अपलोड होने से रोक रहा हूँ। ओके, राइट। सो नाउ फ्रेंड्स, time that we practically execute this code from our workspace। So please come to your workspace। Coming into the workspace, the file's name is file underscore upload। Dubey, you can leave Kajal because maybe she's not ready with her setup to execute the code. Let her only attend the code as a spectator today, and then maybe uh, tomorrow when her setup is ready, she can execute the code. So let's right. So friends, if I look at my file upload code, I'm taking my file upload code and I'm running it in front of you. Please have a look once. What do you see? I have a choose file button where I can choose a file. I have a submit button to submit and reset button to delete or reset whatever I've selected। अगर मैं reset करूंगा तो जो मैंने फाइल सेलेक्ट किया है वो unselect सब हो जाएगी। It will come back to normal state। So reset is as good as refreshing the page। एक काम करते हैं, चूज फाइल क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर ये जो आप एक्सटेंशन देखेंगे जॉइन टाइप्स का, जॉइन एज अ पीएनजी फाइल दिख रहा है, जॉइन एज अ पीएनजी फाइल। ओके, और अगर आप इस फाइल को देखें तो ये जो फाइल है वो एक टेक्स्ट फाइल है, एसक्यूएल
टेक्स्ट फाइल है, इट इज डॉट सीक्वल। ठीक है, मैं डॉट सीक्वल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने डॉट सीक्वल फाइल सेलेक्ट की हुई है एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, और मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पर। मुझे अलर्ट आ रहा है, प्लीज चूज अ फाइल विद करेक्ट फाइल फॉर्मेट। गुड। अब अगर मैं यहाँ पर सही फाइल चूज करूँ तो एक एडिशनल कोडिंग मुझे करनी पड़ेगी, जैसे ये फाइल सबमिट हो सके। सर क्यों? क्योंकि जब फाइल सबमिट होगा तो 110% कॉल विल गो टू टायर 2। टायर 2 पर हम HTML जरूर कोड कर सकते हैं, लेकिन सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं कि टायर 2 पर हमें HTML नहीं PHP कोड करना चाहिए। Therefore, look what I am doing first with patience. What I am doing is I am picking up this entire code. Right now, this code is lying in some arbitrary file upload.html जो आपके workspace में है, and this is lying somewhere in D drive or in desktop. मैं इस फाइल के HTML कोड को पहली चीज कॉपी कर रहा हूं into a test.html फाइल जो मैंने ध्यान से रखी हुई है और जो हम सब लोग ने मिलकर बनाई थी जब हमने जैम इंस्टॉल किया था और PHP के कोड को टेस्ट किया था। तो उस समय test.html हमने फाइल बनाया था। प्लीज लुक एट द extension of this file. If you can look at my screen, you can see test.html is lying in XAMPP htdocs. So मैंने सही जगह पर अपने HTML फाइल को प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फॉर्म है वो कॉल करना चाहता है एक test.php फाइल को फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है रॉकी सर, तो आप test.php में क्या कोड करेंगे? test.php में मैं अभी जो कोड करना चाहता हूँ वो एक बेसिक dummy code, what I want to code in my file. Just a second. And I want to use this file, so I will remove the data from here and put it here. So in my PHP code, I just wish to put an echo statement. File is looking good. That means उसका extension जो है वो सही है. And I'm closing the PHP code. Just a one-liner code in PHP. File is looking good to me. That's it. इतना मुझे बताना है. So test.html is calling a file test.php, is calling the file test.php when the form is being submitted. Okay, अब थोड़ा सा इस फॉर्म में ये देखते हैं कि do I have a submit button? Yes, I do. Input type submit, I can see there is submit button. If I click on the input type submit, naturally the event on submit will occur, क्योंकि आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया फॉर्म को सबमिट करने के लिए, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो ऑन सबमिट इवेंट होगा। ऑन सबमिट इवेंट में आप बॉदर मत कीजिए, प्लीज डोंट बॉदर ऑफ द रिटर्न वर्ड हियर। आप बॉदर ये चीज का कीजिए कि यहाँ पर वैलिडेटर फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब आप वैलिडेटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नाउ इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन टू पटेल in my group. Patel, either you can answer on video, sorry, on audio or on chat. Please tell me that as regards to when I'm calling a validator function, where should this function be defined? HTML से अगर आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं पटेल, तो वो कहाँ डिफाइन होना चाहिए? हेलो। हाँ सर, बताइए। HTML से हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये एक्चुअली हमें अ, यहाँ पे ये जो फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे रहना चाहिए, तो ना HTML की बॉडी ये हेड पार्ट स्क्रिप्ट टाइप नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा कि स्क्रिप्ट पार्ट पे रहना चाहिए, स्क्रिप्ट पार्ट कहाँ रहना चाहिए, नीचे ऊपर, वो नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब HTML से कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कहाँ डिफाइन होता है, जावास्क्रिप्ट में कि और किधर? जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो।
Right. So from HTML, friends, if I'm calling a function, then that function should always be defined in the JavaScript. And what Patel said was actually a good practice, meaning to say that कि script का part कहाँ place करना चाहिए? Should the script part be placed in the head? No, no. Ideally, and the best practice is to place the script part actually at the end of the body, जो हमने किया है. Notice कीजिए, body tag के just closure के पहले हमने सारा JavaScript रखा है. क्यों ऐसा करना चाहिए पटेल, याद आ रहा है? हाँ, क्योंकि पहले बॉडी रन होना चाहिए, क्योंकि फाइल जो पेज रहता है ना, वो पेज लोडिंग टाइम कम लेगा। करेक्ट, 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 वेरी इसलिए गुड. पेज जल्दी लोड। तो अगर स्क्रिप्ट पार्ट आप जैसे कह रहे हैं, स्क्रिप्ट पार्ट अगर लास्ट में रखा गया, एट द एंड ऑफ बॉडी, एट द या एंड ऑफ बॉडी, तो आपने अभी कहा कि पेज जल्दी लोड होगा, सो पेज लोड इज फास्टर. तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है इंटरनेट पर? सर अच्छी बात है, और इससे हमें गूगल एक्चुअली जो गूगल है ना, वो इसका रिवर्स रखता है, मतलब ट्रैक करता है गूगल, और जिससे मतलब पेज जल्दी लोड होते हैं तो गूगल से वो उसके वेबसाइट्स को नंबर वन सर्चिंग रैंक पे रख देता है। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छे. और जो करेक्ट टर्म आप भूल रहे हो शायद वो है गूगल एससीओ, बेटर हो यस, जाता है. गूगल हम्म. गूगल सर्च इंजन। Very good. Of search engine optimization. Fantastic. Very good. Rendering is fast. Therefore, Google's search engine optimization is always better in such cases. और वो क्या करता है गूगल, जो हमारी लास्ट टाइम मतलब बहुत पहले डिस्कशन हुई थी इस पर, गूगल अलोकेट्स एक्चुअली अ क्वालिटी इंडेक्स टू ऑल द पेजेस. क्यूआई हम कहते हैं क्वालिटी इंडेक्स. तो क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हो जाती है अगर आपका पेज फास्ट लोड होता है. परफेक्ट, गुड. राइट. सो फ्रेंड्स, एज पटेल has ब्यूटीफुली आंसर्ड, प्लीज रिमेंबर आपका भी टर्न अभी आना शुरू हो जाएगा. ठीक है सबका? ओके, नाउ when I click on the submit button in the form, obviously the on submit event has called the validator function. अब एक सिंपल थंब रूल याद रखना, अगर इस on submit को false मिला तो एक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर on submit को ट्रू मिला तो एक्शन एग्जीक्यूट होगा. एक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब आप कॉल करोगे आपके फाइल test.php को. आई रिपीट, if you if on submit receives true, then action would be executed, which means the file test.php will be called. Else, if on submit receives false, then action won't be executed. In simple words, test.php will not be called. Now, this is the entire code which you can see here, which we also learned logically from the notes. Okay, so let us do one very simple thing. इस कोड को हम अब रन करके देखते हैं, बिकॉज अब हमारे पास php फाइल भी इन प्लेस है और इस कोड को मैंने जैम में प्लेस किया है. आशीष, you may not have XAMPP installed, so you probably will not be able to test this code with PHP, but at least you can test this code as a normal HTML file. ओके। Right. So now if I select a SQL file, friends, and do a submit, मुझे आ रहा है अलर्ट कि ये फाइल सही फॉर्मेट पे नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो एक काम करते, रीसेट कर दें, वापस चूज करते हैं एक और फाइल. अब तो मैं पीएनजी फाइल ले रहा हूँ आपके सामने, आप सब लोग देख सकते हैं. करो सबमिट. योर फाइल couldn't be accessed. Hmm. Okay, okay. Let me go ahead using one of the files from XAMPP test folder. So do I have a PNG file? Yes, I do have ABC PNG file. Oh, why is this coming up? I understood. I didn't run my code as localhost, my mistake. So localhost, I was under the impression is running as localhost. Okay, right. So the file is now running from the XAMPP. Choose file. We can choose any file from anywhere we wish to.
ABC, submit, file is looking good. I'll choose the file from somewhere else, choose file. Let me go to some folder called images where there are some three images here. So I choose the first image. File is looking good. But reset, choose file. I will not choose the images now. Instead, I will choose a JavaScript file as you could see here, JavaScript file, and submit. Please choose the correct file format. Great. Everything seems to be working correct. Okay. Now, I would be asking all of you to execute this code, and all of people executing this code, execution properly done with both the cases, you will say yes. You're getting held up somewhere, please ask me. So can you show that PHP code? Absolutely. I'll put the PHP code on the chat as well. एनी डाउट एनीबॉडी? एग्जीक्यूशन पहले करने की कोशिश करो, अगर अटके तो मुझसे पूछो. सर ये जो फाइल अपलोड डॉट एच टी एम एल है इसे हमें रैप वाला एच टी डॉक के अंदर रखना पड़ेगा. आप क्या करो, इस कोड को, इस फाइल को पूरा कट पेस्ट करके वहाँ कट करके फाइल को वहाँ मत रखो. इसका जो पूरा कोड है ना, इसकी कोड को पूरा कॉपी कर लो. ओके, कोड को कॉपी कर लो, इस फाइल को बंद कर दो. और आपने याद है ना टेस्ट डॉट एच टी एम एल बनाया हुआ था पहले से ही जैम में, कुछ एच टी एम एल फाइल्स पहले बनाए थे ना जैम में, यस है ना? तो किसी भी एच टी एम एल फाइल को ओपन कर लो जैम में और वहाँ पर एक कोड को प्लेस करो. हाँ, चलेगा अगर आपको वो फाइल अपलोड जो वाला कोड है एज इट इज, अगर आपको ये वाला फाइल कॉपी करके पेस्ट करना है जैम के अंदर, वेलकम, वो भी आप कर सकते हैं. तो ये जो फाइल है ना, फाइल अपलोड डॉट एच टी एम एल, और आपका जो टेस्ट डॉट पी एच पी या आपके नाम से होगा विश्वजीत डॉट पी एच पी जो फाइल होगी, वो दोनों सेम पाथ में होनी चाहिए. जैम के अंदर भी सेम पाथ में होनी चाहिए. Okay, how many could do? Please indicate to me as done on the chat. नहीं कर सके, कहाँ तक गए तो पूछो. Good. Dubey says done. Very nice. Sir, in that, can you go to that coding part? Mm-hmm. Sure. Yes. So here, I know we have given four extensions to it: JPG, JPG, GIF, and PNG. Mm-hmm. Mm-hmm. But sir, when we click to submit that, when we click to choose file, it is only showing that folder only. So it will never show that. It will never return false. Because every time we choose a file, it is either a PNG or it's showing that files only. It's not showing other files. No, ऐसा कुछ भी नहीं है. See, I'll show you. Choose file. So there are so many things in my folder. So why do you feel that? JavaScript file, PNGs, HTML document, PHPs, GIFs, XML document, everything is being seen. So let's say I choose XML.
XML has been selected. Submit. So why do you say Yes, so? sir. Yes. हाँ, got it? Yes, sir. Yeah. Maybe, Yes. maybe ऐसा हो सकता है कि when you clicked on choose file, the folder which you access last, आपने इसके पहले जो folder by chance access किया होगा उसमें केवल images होंगे. Yes, sir. वही बात. हम्म. सर ऑन सबमिट करने पे PHP का कोड क्यों दिख रहा है? PHP का कोड इसके लिए दिख रहा है क्योंकि आपने HTML के कोड को ऐसे रन किया होगा, राइट क्लिक करके फुल फाइल पार्ट को क्लिपबोर्ड करके रन किया होगा. याद कीजिए HTML का कोड ऐसे रन नहीं होता. HTML का कोड रन होता है लोकल होस्ट टाइप करके. और लोकल होस्ट रन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जैम में जाना चाहिए और जैम कंट्रोल पैनल में जाकर आपको अपाचे को स्टार्ट करना चाहिए. याद आ रहा है आपको स्टेप्स? यस सर. हम्म. Patel also says done, very good. What about Vinayak and Vishwajit and Pratik? Pratik कहाँ सर अटक सर गए? सर हो रहा है सर. Hmm. Any difficulty anybody? Please ask. हो गया सर. Very nice. Right. So as we have already finished with this test.html, I think we can close the code of file upload.html. And in the meantime, while Vinayak and Pratik are running their codes, I would request quickly, Vishwajit, you should explain this concept to me. In this function, Vishwajit, please come online. Vishwajit, yeah, Vishwajit, right. So, Vishwajit, are you ready to answer? Vishwajit, are you ready to answer? Friends, I think maybe there is some network problems. No problems. Okay. Patel, please come online. Yes sir. So Patel, I want a quick answer on this. In the case of this, if this if extension is going true, then it's returning true. Return true goes to whom? सर आवाज ठीक से समझ में नहीं आया, फिर से पूछिए. आप अपना ऑडियो बंद रखिए पहले, सब समझ में आएगा. अपना ऑडियो बंद रखिए. हेलो सर. हाँ विश्वजीत, हाँ सर. पूछूं आपसे विश्वजीत अभी? यस सर. हाँ ठीक है. Okay, fine. So my question to you, Vishwajit, is this that कि if this extension, if the if part, अगर मान लीजिए आपने एक फाइल सेलेक्ट किया पीपीटी या डॉकएक्स या एक्सेल, तो वो इन इफ में से किसी से मैच नहीं करेगा. कंट्रोल विल कम टू द एल्स पार्ट एंड आई एम रिटर्निंग फॉल्स. ये फॉल्स किसके पास जाता है? सर ये फॉल्स किसके पास जाता है? हम्म. तो ये फॉल्स जो है सर वो वैलिडेटर फंक्शन की तरफ जाएगा. करेक्ट. तो वैलिडेटर फंक्शन कॉल करने वाला बंदा कौन था? ऑन सबमिट फंक्शन. परफेक्ट. ऑन सबमिट इवेंट. सॉरी, ऑन सबमिट इवेंट. ऑन सबमिट इवेंट ने वैलिडेटर फंक्शन कॉल किया था. वैलिडेटर फंक्शन के जगह पर जब फॉल्स आ जाता है तो रिटर्न फॉल्स का मतलब होता है कि फॉल्स उठाकर रिटर्न किया जा रहा है उस इवेंट को जिसने वैलिडेटर को कॉल किया था. रिटर्न कीवर्ड दोस्तों अगर आपने निकाल दिया यहाँ से तो ये कोड काम करना बंद कर देगा. So whether we get true or whether we get false here, remember return means you are assigning that true or false to this particular event called on submit. So I hope this is going simple and clear. Next question to Vishwajit.
अगर ऑन सबमिट के पास फॉल्स आया तो क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा? सर ये अगर ऑन सबमिट के पास अगर फॉल्स आया तो जो टेस्ट डॉट पीएचपी जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। परफेक्ट। एंड देयरफॉर ऑपोजिट उसका होगा कि ऑन सबमिट के पास अगर ट्रू आया तो ऑब्वियसली एक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट मींस कॉल विल गो टू टेस्ट डॉट php. perfect perfect right. Okay, so friends, with this note, let us move on to our next piece of coding example. Now, कई बार सिचुएशंस आ जाती है कि यू वांट टू शेड्यूल योर वर्क। एग्जाम्पल, आपको एक मेल भेजना है, आपको पता होगा कि जीमेल में आपके पास एक शेड्यूलर है which सर is आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। batch. Is my voice breaking or is it clear? Please tell. It's clear, sir. तो आपके वहाँ पर विश्वजीत, आपके यहाँ उत्तरांचल में जहाँ बैठे हो वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज मेरा नेटवर्क मुझे फुल दिखा रहा है, तो इसके लिए राइट। सो लेट अस लुक एट दिस नाउ। आई एम टॉकिंग ऑफ शेड्यूलर। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू शेड्यूल समथिंग, शेड्यूल करने का मतलब होता है कि मैंने रेडी कर दिया है अभी, लेकिन मुझे इसको अब मेल को अभी सेंड नहीं करना है, मैं मेल को सेंड कुछ समय के बाद करना चाहता हूँ, तो मैं एक डिले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इस डिले के बाद मैं चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर टास्क हो। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स टू यू इज, द बेसिक मिनिमल टास्क इज, हाउ डू आई क्रिएट अ डिले? To create a delay in JavaScript, we use is the simple function called set timeout. What is this function doing? The set timeout function says that you tell me which function you want to call after how much delay. Tell me which function to call after how much delay. और ये जो डिले यहाँ पर है वो मिली सेकेंड्स में स्पेसिफिकेशन उसका होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। Supposedly I have a function with the name my function. Set timeout is saying कि मैं ये function जो आपको दिख रहा है, look at this whole code up till this comma. Look at this comma. उस comma तक first parameter आता है. So you have basically defined a function with open brace and close brace bracket, and the function's body is having only one line, hi all WT students. मैंने ये function डिफाइन तो कर दिया है, इनफैक्ट कॉल भी कर दिया है, लेकिन आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटपुट आपको दिखेगा बिकॉज फिजिकली वो कॉल जो है वो 5 सेकेंड के बाद, 5000 मिली सेकेंड्स मीन्स 5 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। सो आफ्टर 5 seconds the code is going to get executed, and therefore the set timeout function is going to actually give you a delay of 5 seconds. तो आप एक्सपीरियंस करोगे एक 5 सेकेंड का डिले। इस छोटे से एग्जाम्पल को मैं रन करता हूँ, कोड फाइल आपके वर्क स्पेस में ऑलरेडी है, इट इज डिले एग्जाम्पल 1। सो आप सब ओपन कर सकते हैं डिले एग्जाम्पल 1 एंड डिले एग्जाम्पल 2। इसमें PHP की कोई आवश्यकता नहीं है, इट विल डायरेक्टली रन ऑन एज एन HTML फाइल। डिले एग्जाम्पल 1 कोड देखिए, हमारे पास एक बटन है, बटन के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो हम कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन को। माई फंक्शन एक सेट टाइम आउट, दैट मीन्स एक टाइमर डिले क्रिएट कर रहा है, और वो टाइमर डिले बेसिकली एक फंक्शन कॉल कर रहा है which is alert hi all students, and that delay is of 5 seconds. Okay, so what do I critically notice here is, I will try to run this code to see that do I see a delay? Yes, आपको 100% डिले दिखेगा। आप बटन को क्लिक करोगे तो आपको इमीडिएटली हाई ऑल आउटपुट नहीं दिखेगा। द हाई ऑल आउटपुट may come after some time. Let me show you. नोटिस कीजिए कि मैंने यहाँ पर ये जो मैंने पाथ कॉपी किया यहाँ से, I'm not running as localhost. I'm just copying the whole path and I'm pasting the path as a normal HTML file. So I click this button. क्लिक कर दिया मैंने, मैं वेट कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए। देखिए
जैसे ही 5 सेकंड पूरे हुए मुझे हाई ऑल स्टूडेंट्स का अलर्ट दिखा। एक बार और करता हूँ, चेक कीजिए। क्लिक मैंने आपके सामने अभी किया। अब आया आउटपुट 5 सेकंड पूरा होने के बाद। ठीक है, चलिए आप सब लोग भी इस कोड को रन कीजिए। कोड रन हो जाए तो डन कीजिए, फिर हम डिले एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। Friends, Vishwajit says done, Dubey says done, Patel says done, Vinayak, Pratik, Ashish, please bug up. Why is Vinayak not responding? Vinayak, how can you take so much of time to run a simple HTML file? Hmm. Okay. Ashish says done. Okay. Right. Now, friends, I'm closing this display example file. Delay example1.html को मैं close कर रहा हूँ. I'm looking at the delay example 2. ध्यान रखिए इस कोड को एक बार मैंने समझाना है. Then second time I'm going to post questions to you. And all of you have to answer quickly on the chat. यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कोड किया है कॉल्ड टाइम्ड टेक्स्ट. ऑब्वियसली कोई भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन होगा तो उसे कॉल करने के लिए कोई तो इवेंट होना चाहिए. इवेंट्स एचटीएमएल में होते हैं. सो आई हैव एन इनपुट टाइप बटन. इस बटन को अगर आपने क्लिक किया तो timed text function is going to be called, as you could see. So if I do an on click, timed text function is being called. See, and this timed text function is doing as follows. I am saying document.get element by id. I'm getting a reference of the element whose id is txt, and you can see that there is an element called a simple text box whose id is txt. If I just see the UI, user interface of this code, so I can very clearly see I have an input type button which is this, जिस पर अगर ऑन क्लिक किया तो आप टाइम्ड टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करोगे और उसके बिल्कुल बगल में आपके पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है जो आप यहां देख रहे हैं, दिस वन. अब आपने यहां पर टाइप किया है हाय पटेल. आई विल क्लिक दिस, पेशेंस, बट बिफोर दैट let us have a look at the code what is going to happen. Let's look at superficially. हम वापस कोड को एक दो बार स्कैन करेंगे. सेट टाइम आउट यहां 3 बार किया जा रहा है, मतलब 3 डिले इंटरवल्स क्रिएट किए जा रहे हैं. 2000 means 2 seconds, 4000 means 4 seconds, 6000 means 6 seconds. After 2 seconds of delay, x which is referring the text box, that means this text box here, जिसे मैंने हाई पटेल लिखा हुआ है. It seems that x dot value में आप 2 seconds डम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम 4 seconds डम कर रहे हैं और फिर 6 seconds डम कर रहे हैं, मतलब आप डिस्प्ले कर रहे हो. लेट्स हैव अ लुक. मैंने लिखा तो कुछ है यहाँ पर, होता क्या है देखिए. हाई पटेल वेंट आउट, 2 seconds, 4 seconds and 6 seconds came. एक बार और देखिए, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ब्लैंक है. मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ हाई. मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्ले टाइम्ड टेक्स्ट. दिस टेक्स्ट विल गो आउट आफ्टर 2 seconds. 2 सेकंड डिले होने पर 2 सेकंड आएगा, 4 सेकंड का डिले होने के बाद 4 सेकंड, 6 के बाद 6 seconds का डिले. नोटिस कीजिए हाउ द टेक्स्ट बॉक्स वाज शोइंग यू outputs after 2, after 4 and after 6 seconds. Okay, now again coming back to the code,
यू विल वंडरिंग अरे रॉकी सर आपने 3-3 डिलेस क्यों क्रिएट किए? तो आपको 3-3 डिले इंटरवल्स के बाद भी आउटपुट चाहिए था ना? Therefore, set timeout function was first displaying 2 seconds after 2 seconds. Then it is displaying 4 seconds after 4, then displaying 6 seconds after 6. Okay? Please execute your code. Anything which is unclear in this very simple logical piece of coding, please ask. And when the code is done, execution and also understood, you will say done on the chat. Very good class. Excellent. So I believe Pratik, Vishwajit, Patel, Dubey have said done. Waiting for Ashish, Vinayak. Done, sir. Very good. Okay. Now, I'm closing this example as well. Anybody has a doubt? विनायक योर ऑडियो इज ऑन. आपको डाउट पूछना है? गलती से ऑडियो शुरू हो गया है. No, sir. Right. So friends, now I'm going into the application of set timeout. Set timeout was not is not only meant to just create this dummy delays which you were saying. It can do much powerful thing for you. We are going to create a simple stopwatch like application with the following interface. I need a start count button, a text box, a stop count button. When I click on the start count, this counter will start. Imagine you are going in for exercising and you're supposed to do on the spot jogging in the gym or possibly at your home, but you have to time yourself. आपको एक टाइमिंग से काम करना है. You don't want to do blind working. Then in that case, when you click on the start count button, this counter will start incrementing 0, 1, 2. Every second I want to increment this. So if I'm doing my exercise in, let's say, in small sets, you can't do on the spot jogging for about more than 1.5 to 2 minutes. उससे ऊपर नहीं होता है. You will get tired. So if you're doing a very fast on the spot jogging, then probably you would be able to do for 60 seconds, 90 seconds, or 120 seconds. Then you will say stop count. So the counter is, let's say, stopped at the value of 120. Then you took a rest of 1 or 2 minutes जब तक आपकी सांस थम जाए, मतलब normal breathing आप करना शुरू करो. Again you started jogging. So आपका jogging का टाइम 0 से थोड़ी शुरू होना चाहिए. It will start from 121 or rather 120 to 121 and so on and so forth. So वापस 120th टाइम इंटरवल से आप शुरू करोगे, हर सेकंड से इंक्रीमेंट करते जाओगे और आप गए अप टू 240 सेकंड्स. कोई अगर आप आके पूछे कितना समय आपने ऑन द स्पॉट जॉगिंग किया, आपका कोच अगर आपको पूछता है तो भैया आपने 120 नहीं, आपने 240 सेकंड्स ऑन द स्पॉट जॉगिंग की है. आपका वार्म अप हो चुका है. नाउ यू कैन गो एंड स्टार्ट प्लेइंग योर स्पोर्ट्स. So this kind of a simple counter application can help you. So how do you code this super simple counter application? Let's go to our code in a workspace called stopwatch. इस कोड को फाइंड कीजिए, stopwatch. आई होप कोड फाइल आपको मिल गया है. Have a look.
how the code file looks like. This is where the display is. Start count button. This is the text box where the counter output would be seen. A stop count button. And I've added one extra button from my side called reset counter to reset it back to 0. Because stop count में क्या होगा, वो last counter पर आ जाएगा, जहाँ पर वो last आपने बंद किया वहाँ पर वो दिखाएगा आपको. बट अगर आपको एक नया एक्सरसाइज शुरू करना है, then obviously you need to reset the counter back to 0. So for that there should be a button reset counter, जो मुझे लगा मिसिंग है. So हमें वो फंक्शनलिटी भी ऐड करनी चाहिए. स्टार्ट काउंट हो चुका है, आपके सामने बढ़ रहा है. Every second this value is increasing. Supposedly you click on stop count. Notice counter has got stopped. Now, once the counter is in the stop state, look at this logical aspect which I am speaking. काउंटर जब स्टॉप्ड स्टेट में है तो ऑब्वियसली उसको आप वापस से स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टॉप स्टेट में ही है. इफ यू क्लिक ऑन स्टॉप काउंट नाउ, नथिंग विल हैपन. हाँ, रॉकेट दिस बटन इज डिसेबल्ड. नो, बटन इज नॉट डिसेबल्ड. None of the buttons are disabled. All the buttons are enabled. But the logical coding we have to do is in such a way that if I go on clicking this button, nothing will happen because the counter is anyway in the stopped state. I can't stop a stopped counter. But can I start it? Yes, you can start. Rocky sir, counter is running right now. If you click on start, what will happen? Nothing will happen because you cannot tell to start a counter which is already running. It's already running. See, if I click on start count again and again, I don't see any changes happening. The counter is still in the stop state because the counter is in the start state, so nothing is happening. So can I stop now? Yes, you can definitely stop. Stopping is possible if it is running. Starting is possible if it is stopped. Simple, right? Now what will happen if I do a reset counter? Click. You're back to 0 state. Now if you start again, you restart back from 0. Okay? So I hope the functionality which is expected from our project or from our mini assignment is clear. Let us look how we're going to code this code. This has a lot of JavaScript functionalities and a lot of logic building is required in this. Friends, एक काम करते हैं. Without taking any stress, आप स्क्रिप्ट पार्ट पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए. 2 मिनट के बाद हम लोग स्क्रिप्ट में घुस जाएंगे. पहले आप चेकआउट कर लीजिए कि आपका जो बॉडी है HTML का उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई. I can notice it in the form tag. First, I have an input type button, which is this one. Input type button, देखिए, start counter, this one. If I click on this button, the on click event is calling a function do timer. जैसे मेरे फ्रेंड पटेल ने कुछ देर पहले बता दिया है कि रॉकी सर आप कोई भी फंक्शन कॉल कर लो HTML से, सारे के सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में डिफाइन होने चाहिए. बिल्कुल सही. सो डू टाइमर फंक्शन डेफिनेटली हमने जावास्क्रिप्ट में ऊपर कोड किया होगा. नेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो ये टेक्स्ट बॉक्स है. दिस टेक्स्ट बॉक्स इज इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसकी आईडी टेक्स्ट है. मतलब जो वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं ना 35, 36, 37 जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो हम किसको असाइन कर रहे हैं? वो हम असाइन कर रहे हैं इस एलिमेंट को जिसकी आईडी है टेक्स्ट. नेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन. अगर इस इनपुट टाइप बटन जिसका कैप्शन स्टॉप काउंटर है, इसको अगर आपने क्लिक किया तो ऑन क्लिक इवेंट कॉल करता है रीसेट काउंट, सॉरी, कॉल करता है स्टॉप काउंट फंक्शन. ऑब्वियसली स्टॉप काउंट फंक्शन नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन होगा जो ऊपर हमने डिफाइन करके रखा होगा. लास्ट, if I click on the last button which is reset counter, as you could see, then on click over the reset counter button, this one is calling the function reset count. Okay, I would explain to you the do timer function and the stop count function, and as your own logical thinking I'm going to give you a home assignment.
to think about how I've coded the logic of the reset count method, and I'm sure you will be able to decode it. Let's look at the script part. स्क्रिप्ट पार्ट में जो फंक्शंस आपने नाम नीचे लिए ना, वो कौन कौन से थे? The name which we took below was do timer function. I took the name of stop count function. So principally either I'm going to call the do timer function or stop count function or reset count function. ये तीनों में से कोई एक फंक्शन हम कॉल करने की बात कर रहे हैं. ठीक है. Now if I look little more deeper, I have never called a function with a name called timed count. बिल्कुल सही. See friends, it's not important that every function which I code in JavaScript should be called from HTML. There can be a case that one JavaScript function like doTimer is calling another JavaScript function that is timed count. Possibility है कि एक function JavaScript का दूसरे function को call कर रहा है. Quite a possibility. There is no problem in this. Okay? So let us see this. सबसे पहले हम लोग ने जब स्टार्ट काउंट बटन को क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटर, ये जो वैल्यू है 0 1 2 3 आगे बढ़ती जा रही है. कैसे हो रहा है ये? देखिए, जब आप स्टार्ट काउंट बटन को क्लिक करते हैं तो डू टाइमर फंक्शन इज कॉल्ड. नाउ आई एम टेकिंग an instantaneous break here and I'm looking at the variables above. सर यहाँ पर आप क्यों जंप किए? दोस्तों एक्चुअली स्क्रिप्ट के पहले 3 लाइंस तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ही है. फंक्शन के पास तो हम बाद में आएंगे जब इनको कॉल जाएगा, लेकिन बिफोर द HTML पार्ट आपके स्क्रिप्ट में जो कुछ है वो तो कंपाइल तो हो ही गया ना. तो जब कंपाइल हो गया स्क्रिप्ट में, मतलब आपका ब्राउजर जब कंपाइल करता है आपके कोड को तो वो लाइन बाय लाइन जाता है. उसको नहीं पड़ी हुई कि स्क्रिप्ट का पार्ट है या HTML का बॉडी का पार्ट है, वो लाइन बाय लाइन जाएगा. वो लाइन नंबर 4 5 6 7 ऐसे एग्जीक्यूट करते 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 यहाँ पर पहुंचेगा 39 लाइन नंबर 40 लाइन नंबर. तो 39 लाइन नंबर 40 तो बाद में आएगा ना. काफी पहले तो आपके ये स्क्रिप्ट का जो पूरा पार्ट है वो तो कंपाइल हो चुका है. Therefore, 3 variables had been declared: var c equal to 0, t, and timer is on equal to 0. So what happens is, so just consider that there's some local variables. C is 0, t is a variable which is not assigned any value. So later on maybe t is assigned some value. आप सब जानते हैं कि JavaScript is loosely typed. When you say JavaScript is loosely typed, जो आप पढ़ चुके हो 3 नोट्स में से, इसका मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. वी डोंट से दैट वेरिएबल t इज एन इंटीजर. यू डोंट से int, you don't say float t. Okay? So there is no need of declaring the variable. When you say var t, this variable actually is initially going to hold undefined. उसमें अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं पड़ा है और इस वेरिएबल t को कोई डेटा टाइप भी नहीं है. देयर इज नो डेटा टाइप टू दिस वेरिएबल हाल फिलहाल. क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल को आपने अब तक कुछ असाइन नहीं किया है. तो जावास्क्रिप्ट को कुछ डेटा टाइप भी नहीं देता, वो इसमें अनडिफाइंड होल्ड करता है हाल फिलहाल. नेक्स्ट, timer is on is holding the value 0. Now very quick question to all of you, please be quick on the chat to answer it. Timer is on is 0. What is 0 according to you? In Boolean sense, what is 0? Is it true or false? On the chat please, quickly, your answers. But only Pratik gave the right answer. 0 is always considered as false. 0 is never true. 1 is true. So Vinayak also gave the right answer. So timer is on is 0 and 0 is considered as false. Therefore, not of false, not. This is a not gate.
or not operator in JavaScript. Not or false is true. And because this is true, you will enter the if block which says timer is on को जो पहले जीरो था लाइन नंबर 6 पर उसको आपने लाइन नंबर 16 पर क्या कर दिया 1. तो टाइमर इज ऑन वेरिएबल पहले 0 था हिस्ट्री अब वो 1 हो चुका है. Therefore, remember timer is on now is now holding the value 1. Keep this in mind. Huh? Next, I have called a function called timed count. Obviously, in every language, C, C++, Java, Python, one function can call another function. Similarly, in JavaScript also, one function can call another function. Simple. So, line number 17, timed count function is calling this one. In this timed count function, what do I notice? I'm accessing the element whose ID is text. Quick question to you, answer quickly on the chat. Are you assigning the value of C to the text box or are you getting the value of text box and dumping it into C? Quick जवाब सोचकर. Are you assigning value of C or not assigning? इतना बताओ बस. Very good. Everybody is saying assigning. Very nice. So we are assigning the value of C to the text box. डॉक्टर सी तो कुछ नहीं है ना. ये क्या है C0 है ना अच्छा खासा. सो C0 तो जो 0 पड़ा हुआ है C में वो आपने टेक्स्ट बॉक्स को असाइन किया है. इसी के लिए तो आपका जब वॉच स्टॉप वॉच शुरू होता है तो वो शुरू 0 से होता है. क्यों शुरू 0 से हो रहा है? क्योंकि पहली वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हैं उसको वो 0 है. फिर C को आपने इंक्रीमेंट किया 1 कर दिया. इस कॉन्सेप्ट को जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको रिकर्सिव कॉल्स कहते हैं. So it's a recursive call where the function is calling itself. Have a look. You're setting a timeout of 1000 milliseconds, which means 1 second. तो 1 second के बाद आप खुद देखिए कि आप किसको कॉल कर रहे हैं. सर ये तो वही फंक्शन है जिसपे मैं खड़ा हूं. बिल्कुल. लाइन नंबर 11 कह रहा है कि 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल कीजिए. ये फंक्शन तो वही है जिसमें आप खड़े हो. line number 11 belongs to the function which starts at line number 8. So line number 11 makes a call back to line number 11. This is going to go goal. It's going to go on and on like a merry-go-round. So this will go lifelong. Yes, this is going to go lifelong. If you start the stopwatch here and don't stop it, it's going to go on and on for minutes, for days. चलते जाएगा वो. जितनी कैपेसिटी है आपके ब्राउजर के नंबर को होल्ड करेंगे, it will go on. It's not going to stop. Okay. That's because of a recursive call. Exactly. So recursive call चलते जा रहा है. सर लेकिन स्टॉप का कोई तरीका तो होगा ना. स्टॉप आपको करना है, तो स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं है. स्टॉप काउंट आपको बटन प्रेस करना है, उसके लिए तो बटन बनाया है. Therefore, function timed count is a recursive call. It is going to go on and on and on. Perfect. इसको रोका कैसे जाए? बहुत सिंपल है. देखिए लाइन नंबर 11 पर टाइम्ड काउंट फंक्शन एक्चुअली दिख रहा है कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस नहीं चल रहा. टाइम काउंट फंक्शन को हर 1 सेकंड के बाद कॉल जाता है. मतलब कोई भी इंटरवल बीच में अगर आप उसको रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं. एक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. जब 1 सेकंड हुआ तो आपने कॉल किया, जब सेकंड हुआ तो आपने कॉल किया, जब थर्ड सेकंड होगा तो आप कॉल करोगे. See, this call executes in milliseconds. JavaScript is super fast. This call will execute probably in 1 or 2 milliseconds only. So between the second and the third,
So between the 2 second and the 3 second interval, there is a huge gap. Nothing is happening. You can always come and break the loop or recursive call over here. Question is, how do I break it? See, this delay time is actually getting stored in a variable called t. Look here. So t is called the delay object. T is called as a delay object. T is not a dummy variable. T is a delay object. वो आपके डिले को होल्ड करके पकड़ के रख रहा है, क्योंकि टी ने डिले को पकड़ के रखा हुआ है। इसके लिए therefore you can actually break this variable t or break the delay. How do you break the delay? By clicking on the stop counter button, which you know. So if you click on the stop timer button, stop count function will be called. In the stop count function, please notice I'm using an opposite function called clear timeout. Clear timeout is a function which is opposite to set timeout. Set timeout delay create करता है, clear timeout delay को clear कर देता है। अब डिले अगर क्लियर हो चुका है दोस्तों, इसमें तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने की। अगर आप टाइमर डिले को ही तोड़ देंगे तो कैसे फिर सिस्टम हमारा आगे बढ़ेगा? मतलब वापस कॉल क्यों जाएगा? अगर आपने डिले को ही तोड़ दिया है, इस लिंक को ही तोड़ दिया, तो कंट्रोल जाएगा ही नहीं। डिले को तोड़ दिया आपने, टाइमर को तोड़ दिया, तो नेचुरल स्पीकिंग आप इस इंटरवल से नेक्स्ट इंटरवल तक जाओगे कैसे? हाँ सर, वो ब्रिज तोड़ दिया आपने, करेक्ट। ये ब्रिज तोड़ने की वजह से आपका टाइमर इंक्रीमेंट होना बंद हो जाता है। टाइमर इज ऑन को 0 क्यों किया? इसका जवाब लॉजिकली कौन देगा मुझे? टाइमर इज ऑन 1 हो चुका था, वापस 0 पर आ गया। सर 0 इसलिए गया ताकि स्टॉप काउंट पे फिर से रुक जाए एंड हम लोग जहाँ पे रुके वहाँ से ही फिर बात कंटिन्यू। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। टाइमर इज ऑन को वापस 0 इसके लिए सेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट काउंटर बटन है वो डू टाइमर को कॉल करता है, और डू टाइमर तभी काम करेगा जब टाइमर इज ऑन 0 होगा। बिकॉज टाइमर इज ऑन जब 0 होगा तो 0 का मतलब फॉल्स होता है, नॉट ऑफ फॉल्स का मतलब ट्रू होता है, जिसका मतलब हुआ कि स्टार्ट काउंटर वापस से स्टार्ट तभी हो पाएगा जब टाइमर ऑन 0 है। इसके लिए टाइमर इज ऑन को वापस 0 रीसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम काउंटर को वापस रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो रीस्टार्ट की जो फंक्शनलिटी आपको मिल रही है ना, ये देखिए काउंटर स्टॉप स्टेट में है, आपने रीस्टार्ट किया ना, ये रीस्टार्ट हुआ क्यों? वापस से गिनती शुरू क्यों की उसने? क्योंकि टाइमर इज ऑन जो वेरिएबल है यहाँ पर, इसको आप 0 सेट कर चुके थे स्मार्ट। अब जो काम मैंने आपको दिया हुआ है एज अ होम असाइनमेंट, 2 मिनट प्लीज चेक कीजिए। जो आपका कोड है आपके वर्क स्पेस में, क्या उसमें फंक्शन रीसेट काउंट पूरी तरह से कोडेड है? ये सर कोडेड है, बट वो फिर उसने कमेंट कर दिया उसको, फिर वो कमेंट हटाना है कोडेड। ठीक है ना, वो तो कमेंट हटाने की बात नहीं है, वो है कोड समझने की बात। सो कोड को समझना है, इनपुट टाइप रीसेट काउंट बटन को ऐड करना है, तो ये सब चीज़ें आप खुद से करोगे। वीडियो रिकॉर्ड तो हो चुका है हमारे लेक्चर का, तो उसको देखकर आप ये काम आराम से कर सकते हो, राइट। चलिए अब आप लोगों का टर्न है, इस कोड को रन कीजिए। जिनका एक कोड रन हो गया वो कहेगी स्टॉप वॉच डन।